यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विशेष दिन जब वर्षा हो रही है, आपके विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं हैं, आप क्या करना उचित समझेंगे। यानी कि आप स्कूल जा रहे हैं या विद्यालय पहुंच चुके हैं, कक्षा में आप पढ़ाने के लिए गए हुए हों और वर्षा शुरू हो जाती है या वर्षा हो रही है पहले से ही, तो आपके छात्र भी उस वर्षा के दिनों में पढ़ने के मूड में नहीं हैं, तो आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो उन्हें क्या कहेंगे कि पुस्तकालय चले जाइए, पिछले पाठ की पुनरावृत्ति करने को कहेंगे, किसी विषय पर प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था करवाएंगे या श्रुतलेख लिखने को कहेंगे या लिखवाएंगे। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? सही उत्तर जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से प्रश्नों को। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, और यहाँ हम बात करेंगे पेडागोजी यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि बिहार बीएड इंट्रांस हो या इंटीग्रेटेड बीएड का इंट्रांस एग्जाम आप देने जाएंगे तो उसमें यह विषय आपको टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल के नाम से आएगा। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी लोग बीएड इंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में भी वो सीटेट वगैरह की तैयारी करेंगे ही, तो वो लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो मेहनत सफल हो जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। और प्रश्न, चूंकि इससे पहले का प्रश्न मेरे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। और ये प्रश्न है, कक्षा में यानी कि एक अच्छी चर्चा का मूल द्योतक क्या होना चाहिए। यानी कि कक्षा में जो आप चर्चा करेंगे, डिस्कशन वगैरह करवाएंगे, उसका क्या निर्धारित करके आप कक्षा में डिस्कशन करवाएंगे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अध्यापक और विद्यार्थियों का ज्ञान स्तर, कक्षा के प्रयोजन और अभिरुचि की एकता, यही होगा। देखिए, कक्षा के प्रयोजन और अभिरुचि कहने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ जो आप चर्चा करवाएंगे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। फालतू की चर्चा तो आप क्लास में करवा नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन होना चाहिए। और उस चर्चा में छात्र अगर इंटरेस्ट लें और आप भी उसमें इंटरेस्टेड हों, यानी कि उसका यूनिटी कह रहा है कि यानी कि एकता भी होना चाहिए, इंटरेस्टेड, सभी छात्र इंटरेस्टेड हों और साथ साथ आप भी इंटरेस्टेड हों, तो ऐसी चर्चा करना क्या होगी, अच्छी चर्चा कही जाएगी। अच्छी चर्चा का मूल द्योतक कहा जाएगा। तो ये आपका गो नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है, देखिए, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। अधिगम सिद्धांत कहने का मतलब है कि टीचिंग स्किल आप कह सकते हैं। बच्चे जो आपका सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे, उनका परख होना चाहिए कि इस बच्चे में कितनी योग्यता है, कितनी एबिलिटी है, ये आपको पता रहेगा, तभी आप उनको सिखा पाएंगे, अधिगम करवा पाएंगे। तो हम चलेंगे सीधे सही आंसर की तरफ। और ख नंबर में आपको दिख रहा होगा कि इससे अध्यापकों को अध्येताओं, यानी अध्येता मतलब लर्नर हो जाता है, जो सीखते हैं, जो छात्र होते हैं, की अभिवृत्तियां तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। तो यही आपका हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाता है, उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर बच्चे अपने आदत, कौशल, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाता है, तो इसको हम समाजीकरण कहेंगे। क्योंकि समाजीकरण के अंतर्गत ही ऐसे स्किल्स, कौशल वगैरह, आपका हैबिट, बिहेवियर, ये सब समाजीकरण के अंतर्गत ही आता है। तो आपका हो जाएगा सोशलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता यानी कि आपकी हेरिडिटी हो गई, और पर्यावरण, एनवायरनमेंट की भूमिका जो है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, एकमात्र कारण आनुवांशिकता नहीं हो सकती है, पर्यावरण भी हो सकता है ना। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं,
ऐसी भी बात नहीं है। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानव विकास को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है तो आनुवंशिकता और पर्यावरण करता है। तो ये तो इसलिए गलत हो गया। तो आपका 3 ऑप्शन तो गलत गलत ही हो गया। तो आपका ये चौथा जो है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में, यानी कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रभावित करते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता भी मानव को प्रभावित करता है उतना ही जितना पर्यावरण प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन घ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा। देखिए, प्रगतिशील कक्षा का मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होता है, तो देखिए वहाँ क्या होता है कि एक छात्र यानी एक विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। जब विद्यार्थी जो भी सीखे हैं, जो भी लर्न किए हैं, उसको जब वो निकालना शुरू करते हैं, उसे कंस्ट्रक्टेड में यानी कि संरचना के रूप में अपने ज्ञान को जब निकालते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये शिक्षा जो है उनका जो लर्न हुआ है प्रोग्रेसिव कक्षा के तहत हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए जो है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, यानी ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा सबसे पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के छात्र रहते हैं, उसमें वैसे भी छात्र रहते हैं जो दिव्यांग कैटेगरी के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिला के पढ़ाना होता है। तो इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए आपसे पूछा गया है। देखिए, यहाँ जो सबसे जो सटीक आंसर आपका होगा, यह विश्वास करना चाहिए। देखिए यहाँ ऑप्शन ए में, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी बच्चे को आप एक जैसे नहीं सिखा सकते हैं। सभी बच्चे की अलग अलग एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, उनके सीखने की जो शक्ति होती है अलग अलग होता है। तो ये आपको सबसे पहले समावेशी कक्षा में विश्वास करना होगा। तो ऑप्शन ए यानी कि बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ पोटेंशियल टू लर्न एज पर दियर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ये तो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में, एक शिक्षक समावेशी, फिर वही समावेशी कक्षा की बात आ रही है। तो समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं यानी सीखने वाले जो होते हैं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फिर से क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं को की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, उनकी आवश्यकताओं। तो आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। ये रटंत विद्या वाला जहाँ भी आएगा वहाँ तो बिल्कुल आप गलत कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा आंसर नहीं होता है। यहाँ पर विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। एक रूप तरीके का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नकल करने की सलाह हम क्यों देंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल ये भिन्न आंसर है और यही आंसर आपका सही होगा। और इस प्रकार से इंग्लिश वाले अपना डी नंबर में देख सकते हैं यहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? यहाँ 26 नंबर। तो प्रभावी समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण कौन सा है? तो उसका जो आंसर आपका है, देखिए मैं सटीक आंसर पे चल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन अगर पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ डी नंबर में देखिए, साधन साध्य विश्लेषण और समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना जो है प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से क्या है, प्रभावशाली समस्या समाधान की रणनीति आप इस प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं ऑप्शन घ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से कॉमन स्कूल प्रणाली में सर्वाधिक हानि किसे होती है? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में करा है, शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से कॉमन स्कूल प्रणाली में। कॉमन स्कूल कहने का मतलब जहां सभी बच्चे को समान क्लास में बैठा के पढ़ाया जाता है, चाहे वो तेज तर्रार हैं या मंद बुद्धि के हैं, ऐसा नहीं देखा जाता है। तो इस प्रकार के विद्यालय में या इस प्रकार की कक्षा में सबसे जो ज़्यादा हानि होता है वो प्रतिभाशाली बच्चे को होता है, क्योंकि कॉमन रूप से पढ़ाने का मतलब क्या है, वैसा आप स्किल यानी वैसा मेथड से आप पढ़ा रहे हैं जिससे मंद बुद्धि के बच्चे भी सीख रहे हैं और जो तीव्र कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं वो भी सीख रहे हैं। तो तीव्र कुशाग्र बुद्धि वाले के लेवल से आप पढ़ाएंगे तो मंद बुद्धि वाले को हानि होगा।
लेकिन आप जब दोनों को लेकर चलेंगे तो प्रतिभाशाली वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ा स्लो सीखेंगे, क्योंकि इनकी आदत है तेज़ी से सीखना, लेकिन आप दोनों को लेकर चल रहे हैं तो इसलिए हानि जो होगा इन्हें ही होगा, यानी गिफ्टेड चाइल्ड को होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम अधिगम अंतरण संभव है? देखिए, अधिकतम अधिगम अंतरण जो संभव है ये आपको सामान्यीकरण, जिसको हम जनरलाइजेशन भी बोल सकते हैं, उसमें संभव है। ठीक है, यानी कि इन व्हिच एरिया ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज पॉसिबल, तो जनरलाइजेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अध्यापन और अधिगम। देखिए, अध्यापन और अधिगम दोनों दो चीज़ है। अध्यापन जो हो गया आपका टीचिंग हो गया, और अधिगम यानी कि सीखना, यानी कि लर्निंग हो गया। ठीक है, तो इसमें जो मूल अंतर क्या है, देखिए, अध्यापन जो है एक मध्यस्थ व्यवहार है। अध्यापन क्या है? मध्यस्थ व्यवहार है, क्योंकि आप अध्यापन कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो आप छात्र और जो छात्र पढ़ते हैं उसके बीच के आप करी हैं। लेकिन अधिगम में ऐसा कुछ नहीं है, तो यही अंतर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन है, सहयोग के मूल्य को बच्चों में विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि। सहयोग के मूल्य यानी एक दूसरे की मदद, यानी सहयोग की भावना आप कैसे बच्चों में विकसित कर पाएंगे, इसका सर्वोत्तम विधि क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करने से, ठीक है, नाटक वगैरह आप उनसे खिलवा सकते हैं उस टाइप का जिसमें सहयोग की भावना को दर्शाया गया हो। तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी भावात्मक रूप से असुरक्षित बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुत बड़ा खतरा बन सकता है? जो इमोशनल बच्चे होते हैं, ठीक है, इमोशनल बच्चे होते हैं, इमोशनल रूप से असुरक्षित बच्चे होते हैं, मतलब इमोशनल जो होता है उन पर अधिक भावी हो जाता है, तो ऐसे बच्चे के लिए खतरा जो बन सकता है, क्या बन सकता है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, वहाँ पर उनको अति आसक्त अनुशासन यानी कड़ी अनुशासन अगर आप उनको देंगे तो उनके लिए खतरा हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए ऐसे बच्चे के साथ थोड़ा नॉर्मल पेश आवें, थोड़ा लिबरल बन के रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लंबी अवधि के अवधारणा यानी स्मरण को बढ़ावा देने के लिए, देखिए यहाँ एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लंबी अवधि यानी बहुत पहले जो आप पढ़ाए थे, ठीक है, बहुत पहले या बहुत यानी कि पिछली क्लास वाले अगर किसी चैप्टर को आप स्मरण कराना चाह रहे हैं, स्मरण को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, उस टाइप का तुरंत वैसी ही सामग्री यानी उस टाइप का जिस चीज़ को आप स्मरण दिलाना चाह रहे हैं उसी टाइप का अगर उदाहरण बच्चों के सामने देंगे तो शायद उनको याद आ जाएगा, शायद नहीं बल्कि पूरा पूरा उनको याद आ जाएगा। तो इसलिए आपका सबसे सटीक आंसर होगा तुरंत वैसी ही सामग्री यानी उदाहरण द्वारा अधिगम को प्रबलित करना। इसे प्रबलित करना कहेंगे क्योंकि आप जब ऐसा उदाहरण पेश करेंगे तो बच्चे को पुरानी बात याद आ जाएगी, पुराने चैप्टर या पुरानी पढ़ाई याद आ जाएगी। आइए अब जो हम वीडियो के शुरू में जो आप देखे थे कि उसका आंसर देखने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा, तो आगे उस क्वेश्चन पर हम किसी विशेष दिन जब वर्षा हो रही है और आप आपके विद्यार्थी जो है पढ़ने के मूड में नहीं है तो आप क्या करना उचित समझेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम तो ऑप्शन पढ़ दिए थे शुरू में ही, आप सीधे सही उत्तर की तरफ चलेंगे और होगा किसी विषय पर प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था करना। जो विषय आप पढ़ा चुके हैं उसी को क्या कीजिए, या किसी वैसे टॉपिक को चयन करके उस पर प्रश्नोत्तरी करवाइए ताकि विद्यार्थी को लाभ हो सके। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो सार्थक अधिगम का पक्ष कौन सा जो ऑप्शन है आपका लेता है? तो देखिए यहाँ आपको घ नंबर में विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, यही जो है सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है और हम वीडियो बना पाते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखें और ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करने से भी मोटिवेशन मिलता है। अब लास्ट क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। देखिए, एक शिक्षिका यानी कि एक शिक्षिका जो है यानी कि लेडीज टीचर अपनी कक्षा में सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव जो विद्यार्थी होते हैं, लर्नर्स होते हैं, को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? सृजनात्मक जो स्टूडेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं। तो उनको देखिए ऑप्शन ग में देखिए अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करना। वो जो भी परिप्रेक्ष्य मतलब हो गया उनका जो उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको हम प्रोत्साहित करेंगे
और मूल विचारों को महत्व देंगे, और जो उचित जो विचार होगा उसको क्या करेंगे, हम इम्पोर्टेंस देंगे। तो विद्यार्थी में क्या होगा, और सृजनात्मकता का विकास होगा। और इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यही था लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।